Good morning, students. I hope you will be in your home and stay safe. कोरोना वायरस की वजह से आप लोग बाहर मत जाओ। तो आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का चैप्टर 2 जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता क्या है बेसिकली, और कौन कौन से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड हैं और कौन से हमारे फो हैं, मतलब कि दुश्मन हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब हिंदी में होता है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का मतलब है वह जीव जो खाली आंखों से, जिनको हम नहीं देख सकते। यहाँ पे अगर आप देखोगे अच्छे से आपकी बुक में, तो उसमें अच्छे से लिखा हुआ है कि यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, however there are other living organisms around us which we cannot see with eyes alone. These are called microorganisms or microbes. कुछ आपने बहुत सारे जीव देखे होंगे, जो कि आपके देखे होंगे, एनिमल्स भी देखे होंगे, जिंदा जीव भी देखे होंगे, लिविंग थिंग्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बट उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो खाली आंखों से दिखाई नहीं देते, जिनको हम अपनी खाली आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए देखने के लिए आपको स्पेशल टाइप का कोई माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी, ज़रूरत होगी, तभी देख सकते हैं। उस टाइप के जीव को माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग दिया हुआ है कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं। तो आप अगर राइट कॉर्नर पे देखोगे, यहाँ पे राइट साइड पे पैराग्राफ में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा अच्छे से कि लिखा है, यहाँ पे ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें लिखा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी या फंजाई बोलते हैं बेटा इसको, फिर प्रोटोजोआ एंड सम एल्गे एल्गे। तो उसमें आप क्या देखोगे, एक और है, वायरस भी है, वायरस भी आता है इसमें। तो लेकिन जो मेन 4 टाइप्स के मेजर ग्रुप है, उसमें नाम है बैक्टीरिया का, फंजाई का, प्रोटोजोआ का और एल्गे का। तो बेसिकली ये होता क्या है, आप अगर ढंग से देखोगे आपके आसपास में सब दिख जाएगा। एल्गे को, ये जो एल्गे होता है इसको सेबाल कहते हैं। फंजाई या फंगी जो है वो ब्रेड वगैरह पे देखा होगा आपने, और जो मच्छर वगैरह होते हैं उनको प्रोटोजोआ कहते हैं, प्रोटोजोआ में आता है। और बैक्टीरिया तो है ही बहुत सारे, बीजाणु, और वायरस विषाणु वगैरह हैं। ये सब आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा बहुत पता होगा आपको इन सब के बारे में, लेकिन इस चैप्टर में हम थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। और एक और चीज़, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ओनली माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। यहाँ पे लिखा है other cannot be seen without the help of a microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. कहने का मतलब, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि ओनली माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है इन्हें। ठीक है, तो बहुत ही छोटे होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या करते हैं, हम माइक्रोमीटर से नापते हैं। माइक्रोमीटर जो कि 10⁻⁻⁻⁶ के बराबर होता है। उसके बाद लिखा है वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। वायरस पहले रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, अगर बाहर होंगे तो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी होस्ट के बॉडी में हो, अगर किसी होस्ट के बॉडी में हो तो उसके सेल्स के अंदर जाके वो वहाँ पे रिप्रोड्यूस करेंगे और अपना तादाद बढ़ाएंगे। और ये भी हो सकता है कि वो बैक्टीरिया की वजह से भी आ सकते हैं, ठीक है, या प्लांट या एनिमल की वजह से भी आ सकते हैं। तो आप लोग एक चीज़ देखो, कॉमन चीज़ यहाँ पे देखो, कॉमन अलाइनमेंट्स लाइक क्या है, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू कहते हैं, एंड मोस्ट कप्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। देखो, जितने भी कॉमन कोल्ड होता है, जो कहते हैं ना, थोड़ा सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, इन्फ्लुएंजा, फ्लू वायरस, तो ये सारे क्या होते हैं, वायरस की वजह से होते हैं। कुछ सीरियस डिजीज, मतलब कि कुछ सीरियस बीमारी जो होती हैं वो भी होती हैं, जैसे कि पोलियो की बीमारी, वो वायरस की वजह से होता है। चिकन पॉक्स, जो चिकन पॉक्स होता है वो भी वायरस की वजह से होता है। कुछ और बीमारियां हैं जैसे कि डिजीज लाइक, क्या लिखा है, डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआंस, वेयर एज टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी कहते हैं, आर बैक्टीरियल डिजीज। देखो, ये कहा कि जो डिसेंट्री और मलेरिया है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है,
और टाइफॉइड या टीबी, जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं शॉर्ट में टीबी, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये सारे बेटा इसमें किसकी वजह से क्या होता है वो हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, टेबल पढ़ोगे आप तो उसमें आपको देखना पड़ेगा, पता होना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार पेपर में आ जाता है इसका एग्जाम्पल दो, वायरस की वजह से कौन सी बीमारी होती है, प्रोटोजोआ की वजह से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी डिजीज होती है, वो बताने के लिए बोलेगा, तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए। अभी फिलहाल देख लेते हैं हम आगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है बैक्टीरिया का, दो टाइप के एग्जाम्पल दिया है, एक स्पाइरल बैक्टीरिया है, एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। इनका बेसिकली नाम तो दिया नहीं है, कई सारे बैक्टीरिया होते हैं, इनके नाम थोड़े अलग होते हैं, लेकिन आपके बुक में ये दो बैक्टीरिया ऐसे दिया हुआ है, दिखाया फोटो उसका। स्पाइरल बैक्टीरिया का मतलब यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये स्पाइरल शेप में होता है, घुमावदार शेप में होता है। और ये जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, ये छड़ होती है, जो रॉड होते हैं उसकी तरह बिल्कुल शेप में होता है, लंबे लंबे इनकी तरह होता है। तो ये वो वाले बैक्टीरिया है, ये वैसे दिखेंगे नहीं, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ही ऐसी तस्वीरें दिखाई देंगी। उसके बाद यहाँ पे एल्गे का और प्रोटोजोआ का भी है। एल्गे का देखो क्या है, एल्गे के यहाँ पे क्या है, स्लाइमोडोमोनस, स्लाइमोडोमोनस है, और स्पाइरोगायरा है, ये एल्गे का है, इनको सबाल कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जैसे कि कोई तालाब या नदी, इन सब में क्या होता है कि हरा हरा फैल जाता है, अचानक ही हरे हरे क्या होते हैं, पूरे तालाब को या नदी को ढक लेते हैं, कवर कर लेते हैं। या जहाँ पे पानी गिरता रहता है वहाँ पे दीवारों पे भी देखा होगा आपने, वहाँ पे क्या होते हैं, ये जम जाते हैं बिल्कुल काई की तरह, ये हरे होते हैं। तो ये जो है इन्हीं को एल्गे कहते हैं। ज़्यादातर जो होता है स्पाइरोगायरा सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद देखो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ यहाँ पे सिंगल सेल वाले दिया गया है, एक अमीबा दिया है, एक पैरामीशियम दिया है। ये सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब कि एक कोशिक होते हैं ये, इनका एग्जाम्पल दिया है अमीबा और पैरामीशियम। उसके बाद यहाँ पे फंगी जो है या फंजाई कह सकते हो, इनका यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। एक दिया है पेनिसिलियम, सबसे पहले पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन की दवाई बनाई जाती है। फिर एस्परगिलस है, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रेड मोल्ड है। ब्रेड मोल्ड जो है बहुत ही कॉमन है, अगर आप ब्रेड वगैरह पे देखोगे या बासी खाना देखोगे, अगर लंबे टाइम तक खाना वगैरह ऐसे ही रखा हुआ है तो उसमें ऐसे ही फंगी लग जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद, तो वो ब्रेड मोल्ड के होते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे आते हैं हम, यहाँ पे वायरस का दिया हुआ है डायग्राम, बट ये है कि ये जो डायग्राम दिया है बेसिकली थोड़ा मैकेनिकल लग रहा है, ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है। वायरस सिमिलरली इनके जैसे दिखते हैं लेकिन ऐसे नहीं है। अगर आप न्यूज़ वगैरह में देखे होंगे तो कोरोना वायरस का भी एक सर्कल जैसा कुछ होगा, उसमें बना हुआ है उसका वायरस, तो मतलब लगभग मैच करते हैं, लेकिन ये डायग्राम थोड़ा ऐसे ही दिया हुआ है। उसके बाद है अगला टॉपिक है 2.2 में, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन लिव एनीवेयर, वो कहीं पे भी रह सकते हैं, ठीक है। लिखा है यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज एल्गे एंड फंगी। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया या एल्गे की तरह या कुछ प्रोटोजोआ की तरह सिंगल सेल हो सकते हैं, लेकिन वो एल्गे और फंगी की तरह मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब कि वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट, वो हर किस्म के वातावरण में रह सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्सी लैंड्स। ये कह रहा है कि आइस कोल्ड मतलब बर्फ जितनी ठंडी जगह से लेकर हॉट स्प्रिंग जितनी गर्म जगह, या डेजर्ट मतलब कि रेगिस्तान जितनी इलाके में, या जितनी जो रेगिस्तान में जो मार्सी लैंड होता है ना बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ, उसमें भी रह सकते हैं वो, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में वो कहीं पे भी रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, वो इंसानों के अंदर और जानवरों के अंदर उनके बॉडी में भी वो रह सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली, ये हो सकता है कि वो क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी रह सकते हैं। उनको वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने आप घूम रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है उनको। या और जैसे कि मान लो किसी कोई भेड़ है,
भेड़ में एंथ्रेक्स की बीमारी होती है, वो मतलब भेड़ की वजह से क्यों होती है, क्योंकि उनके शरीर में एंथ्रेक्स नाम का बैक्टीरिया चिपका होता है पहले से ही। तो भेड़ों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जिसको एंथ्रेक्स की बीमारी लगेगी उसको फर्क पड़ेगा। और क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि जो सिंगल सेल होते हैं, देखो अमीबा एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए वो अकेला रहता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे कि फंगी होता है, बैक्टीरिया होता है, ये सिंगल भी रह सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तादाद में बड़े पैमाने पर कॉलोनीज की तरह भी रह सकते हैं। उसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे बीच क्या रिलेशनशिप है वो बताया गया है। देखो मैंने पहले ही बताया था, हम इस चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड या फो। आप यहाँ नीचे हेडिंग में देख सकते हो। तो फ्रेंड या फो मतलब कि हम दोस्त वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पढ़ेंगे और हमारे दुश्मन वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पढ़ेंगे। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फायदा करते हैं, हमारे काम में आते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं या कुछ ऐसे हैं जो हमारे नुकसान करते हैं, हमारे हमें उनकी वजह से बीमारियां होती हैं, डिजीज फैलाते हैं, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो इसमें है कि यही चीज़ लिखा है कि बहुत सारे हैं जो बेनिफिशियल है, मतलब हमारे लिए लाभदायक है, और बहुत सारे हैं जो हार्मफुल है और डिजीज कॉज करते हैं, मतलब उनकी वजह से बीमारियां होती हैं। तो अब देख लो क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे क्या हैं, दोस्त हैं। लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। वो कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और एक और चीज़ हमेशा याद रखना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अल्कोहल प्रोड्यूस करने में सबसे ज़्यादा काम आते हैं। वो लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। उसके बाद दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्टेज जैसे कि वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स या फेसेस एक्सेट्रा। ये कह रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखने में भी हमारी मदद करते हैं। जैसे कि कोई ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब जैविक, जैविक वेस्ट का मतलब यहाँ पे मतलब जैविक कूड़ा कबाड़ा बोल सकते हो, या वो चीज जो जिंदा जीवों से आया हो। जैसे कि वेजिटेबल प्लांट तो जिंदा होता है ना, तो वेजिटेबल पील्स का मतलब यहाँ पे है सब्जियों के छिलके। जो सब्जियों के छिलके होते हैं, या किसी मरा हुआ जानवर का शरीर, या कोई भी मल, ये सब फेसेस वगैरह जैसे गोबर वगैरह, ये सब जो होता है आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। ये उसको क्या करते हैं, खाते हैं, तोड़ देते हैं बैक्टीरिया। सब देखे होंगे, अगर मान लो कोई जानवर वगैरह अगर मरा पड़ा है, अगर कोई उसको उठा नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा है, तो वो पड़े पड़े ही वहीं पे सड़ जाता है। या तो कोई दूसरा जानवर उसको खा लेता है, या तो उसको बैक्टीरिया वगैरह क्या करते हैं, खा के मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करता है, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है। उसके बाद कई सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मेडिसिन वगैरह बनाने में मदद करते हैं। और लिखा है इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा को फिक्स करके वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये जो मेडिसिन वाला टॉपिक है और सॉइल फर्टिलिटी टॉपिक है, वो आगे हम पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पे देखो मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। देखो ये क्या है, ये देखो लिखा है कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जो लैक्टोबैसिलस होता है बैक्टीरिया, वो क्या करता है, दूध को दही में बदलता है। मतलब कि मिल्क को कर्ड में कौन बदलता है, लैक्टोबैसिलस। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ये क्या करता है, मिल्क में अपनी तादाद बढ़ाता रहता है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे बढ़ाता रहता है, मल्टीप्लाइज करता रहता है खुद को। उसके बाद जिसकी वजह से वो मिल्क क्या होता है, कर्ड में बदल जाता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज। चीज बनाने में बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं।
पिकल्स बनाने में मतलब अचार बनाने में, और मैनी अदर फूड आइटम्स एंड इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा या सूजी। सूजी की इडली वगैरह बनाने के लिए या भटूरे वगैरह बनाने के लिए भी कर्ड का इस्तेमाल करा जाता, दही का। उसके बाद यहाँ पे जो एक एक्टिविटी दिया गया है, आप देखोगे अगले पेज में, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, ये कह रहा है कि आप एक मैदा लो, मैदा में उसमें मैदा को अच्छे से मिलाओ, जैसे डो बनाते हैं हम, आटे का डो बनाते हैं वैसे ही मैदा का डो बनाओ। डो बनाने के बाद उसमें ईस्ट पाउडर मिला दो। ईस्ट पाउडर मिलाओगे और कुछ देर तक छोड़ दो उसे। देखोगे आप, मान लो 1-2 घंटे तक छोड़ दिया, देखोगे कि, या 4 घंटे तक भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे बुक में यहाँ पे 4-5 घंटे तक लिखा है वैसे, किसी गर्म जगह पे, मतलब इतना भी गर्म नहीं कि ओवन में डाल दो, लेकिन मतलब थोड़ा मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे ऐसे ही छोड़ दो उसको 3-4 घंटे के लिए या 4-5 घंटे के लिए। आप देखोगे मैदा क्या होगा, फूल गया होगा अच्छे से। तो ये जो फूल गया है और हल्का हो गया है, उससे क्या होगा ना, ये भटूरे वगैरह बनाने में काम आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट क्या करते हैं, जब ईस्ट पाउडर जब डाला जाता है ना, तो उस ईस्ट उसके अंदर जाने के बाद रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि खुद की तादाद क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं। सॉरी बेटा। उसके बाद जब ये क्या करते हैं, कार्बन रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब कि सांस लेते हैं, तो उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, कहीं जगह तो होगी नहीं, तो वो बाहर निकलने के लिए वो डो को क्या करता है, डो को वो फुला देता है। तो डो उससे क्या होता है, बबल जैसा बन जाता है। लिखा बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। ये क्या करता है, ये जो गैस है वो पूरे डो को फुला देता है और उसका वॉल्यूम बढ़ा देता है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। ईस्ट का इस्तेमाल इस चीज़ को करने के लिए, मतलब ब्रेड को, पेस्ट्री को और केक को बनाने के लिए बेकिंग इंडस्ट्री में या बेकरी में कह सकते हो, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद कमर्शियल यूज़ का मतलब क्या है, कमर्शियल यूज़ का मतलब यहाँ पे ये है कि फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, या ऐसा कह सकते हो बिजनेस के तौर पर कुछ कमाने के लिए इसका इस्तेमाल करना। कैसे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, जिसको विनेगर कहते हैं। देखो मैंने पहले भी बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ईस्ट है खास करके, वह अल्कोहल बनाने में इस्तेमाल होता है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि लार्ज स्केल मतलब कि बहुत ही बड़े पैमाने पर अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड, जिसको विनेगर कहते हैं, जो खाने में डलता है, ये इन सब चीज़ों को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। लिखा है ईस्ट इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ईस्ट का किया जाता है। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स present in the grains like barley, wheat, rice and crushed fruit juices। ये इस काम के लिए ईस्ट को क्या कर जाता है, ग्रो, मतलब कि ईस्ट को कहाँ से बढ़ाया जाता है, कहाँ बढ़ाया जाता है, नेचुरल शुगर में, जैसे कि बार्ले, वीट, गेहूँ, चावल या जो फलों के जूस होता है उसमें उनको मतलब उनको बढ़ाया जाता है, ताकि उसमें से वो अल्कोहल या वाइन बना सके। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फर्मेंटेशन। अभी बताऊंगा मैं। यहाँ पे देखो, दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। देखो ये है कि अल्कोहल, ये जो एक्टिविटी दिया था ना यहाँ पे, उस चीज़ का यहाँ पे दिया हुआ है, वो तो मैंने बताया नहीं, बट इतना जान लो, यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। देखो वो प्रोसेस जिसमें शुगर, जो चीनी होता है ना, वो क्या होता है, किस में बदलता है, अल्कोहल में बदलता है, तो उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। मतलब कि वो प्रोसेस जिसमें शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। और ये किसने डिस्कवर किया था, लुईस पैस्चर ने। लुईस पैस्चर ने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन, वो भी 1857 में। कब किया था, इन 1857 में। उसके बाद इसका मेडिसिनल यूज क्या है, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज क्या है,
वो देखो यहाँ पे मैंने बताया था पढ़ाते टाइम स्टार्टिंग में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेडिसिन बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं, तो उसका एग्जांपल मतलब वो कैसे इस्तेमाल होते हैं वगैरह वगैरह। लिखा है वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स कैप्सूल्स और इंजेक्शन। अगर आप कभी बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट देता है, कैप्सूल देता है, या इन ज़्यादा सीरियस हो तो इंजेक्शन देता है जैसे कि पेनिसिलिन। तो लिखा है द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो दवाइयाँ आती हैं वो किससे बनती है? मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जाती है, सूक्ष्म जीवों से ही बनाई जाती है। These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganisms। ये जो मेडिसिन है वो क्या करेंगे? मार देंगे या तो जो बीमारी फैला रहे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में बीमारी फैला रहे हैं उनको मार देंगे या तो उनकी तादाद को रोक देंगे ताकि वो बढ़े नहीं और हमारा तबीयत और ख़राब ना हो। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इस टाइप के मेडिसिन को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। देखो आजकल बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो बैक्टीरिया और फंजाई से मतलब निकाला जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, उन्हीं से बनाया जा रहा है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जरूरी है। अगर पूछा जाए दो एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल दो तो ये जरूरी है। एक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक दूसरा है टेट्रासाइक्लिन, और ये तीसरा क्या है? इरेथ्रोमाइसिन है। ये थोड़ा टफ है, अगर आपको ये वर्ड याद नहीं होता इरेथ्रोमाइसिन तो आप इसको मत करना, ये वाला याद कर लेना दोनों, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ये थोड़ा स्पेलिंग अच्छे से देखना क्योंकि स्पेलिंग में गलती होती है। तो ये माइक क्या है? एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? एक यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि ये जो एंटीबैक्टीरिया है, एंटीबायोटिक उन्हीं के ऊपर है। मतलब इन्होंने क्या देखा कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया का ग्रोथ रोक रहा है। जैसे कहते हैं जहर जहर को काटता है, वैसे ही एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। उन्होंने देखा ये चीज़, इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये ऐसे दवाइयाँ बनाना शुरू किया जहाँ से एंटीबायोटिक्स का जन्म हुआ, और आज हम एंटीबायोटिक्स की मदद से ठीक होते हैं। जो बैक्टीरियल बीमारी है वो ही ठीक हो सकता है, वायरस वाला बीमारी ठीक नहीं हो सकता। एंटीबायोटिक्स बहुत सारे जब जीवों में भी इस्तेमाल करते हैं, किसी को भी बीमार पड़ता है जो भी है। और एक और चीज़ है कि एंटीबायोटिक्स लेने से पहले क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ जानने की ज़रूरत है। ये जो पैराग्राफ आपको दिया गया है पूरा, इसको आप गौर से देखना, ये जानने की ज़रूरत है। लिखा है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। अगर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर अगर आपको बोलता है दवाई लेने के लिए तो ही लेना, नहीं तो मत लेना। अगर आपको कुछ नहीं हुआ है तो फालतू में दवाई लोगे तो और बीमार पड़ जाओगे। और क्या है? रॉन्ग डोज नहीं लेना। मतलब कि अगर आपको दवाई खाने की ज़रूरत है या डॉक्टर ने आपको, फिजिशियन ने या डॉक्टर ने अगर आपको जितना टाइम पे जितनी दवाइयाँ खाने के लिए कहा है उतना ही खाना चाहिए। अगर आप उससे कम या उससे ज़्यादा खाओगे तो असर नहीं होगा। अगर कम खाओगे तो असर नहीं होगा, अगर ज़्यादा खाओगे तो ऐसा होगा कि मे बी आपका तबीयत और ही ज़्यादा ख़राब हो जाए। उसके बाद क्या है, जो अगर आपको कोई बैक्टीरियल बीमारी है तो ही एंटीबायोटिक लेना चाहिए। लेकिन अगर आप, जैसे लिखा है आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू, दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो उसमें अगर आप एंटीबायोटिक लोगे तो वो कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से नहीं हो रहा है, ये वायरस की वजह से हो रहा है। तो मैंने अभी बताया था ना, वायरस वाले जितने भी बीमारी हैं वो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, जैसे कि कोरोना वायरस, वो एक वायरस है, इसीलिए अगर आप नॉर्मल कोई दवाई वगैरह लोगे तो उससे ठीक नहीं होंगे, क्योंकि वो वायरस से किया गया बीमारी है, हुआ है। तो अगर आप एंटीबायोटिक लोगे तो कुछ काम का नहीं करेगा। उसके बाद देखो वैक्सीन, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें। वैक्सीन या जिसको टीका कहते हैं, वैक्सीनेशन मतलब कि टीकाकरण, वैक्सीन मतलब टीका। देखो आपको बचपन में टीका लगा होगा सबको। बचपन में क्या करते हैं, अलग अलग बीमारी ना हो उस इन फ्यूचर अलग अलग बीमारी ना हो
इसलिए बच्चों को वैक्सीन मतलब कि जो टीका लगाया जाता है, वैक्सीनेशन करा जाता है बच्चों को, कई सारे बीमारियों का अलग अलग इंजेक्ट किया जाता है। बेसिकली वैक्सीन होता क्या है? व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। ये कह रहा है कि जब कोई माइक्रोब्स, मतलब माइक्रोब्स का मतलब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है जो बीमारी फैलाता है, तो हमारा बॉडी क्या करता है, उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, घुसपैठियों से। इन्वेडर का मतलब यहाँ पे घुसपैठियाँ, आप देख रहे हो यहाँ पे इन्वेडर लिखा है, इन्वेडर का मतलब घुसपैठियाँ हैं यहाँ पे। घुसपैठियों से बचने के लिए वो क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, मतलब कि लड़ने के लिए यहाँ पे हम हमारा सेना बनाता है एक तरीके से, जैसे हमारा WBC है, वाइट ब्लड सेल, वैसी। तो लिखा है द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर अगेन। अगर कभी दोबारा इसको मतलब कि ये बीमारी आपको दोबारा हो तो बॉडी को पता होता है क्या करना है, मतलब कि बॉडी याद रखती है, मतलब कि आप उस बीमारी से इम्यून हो जाते हो। अगर आपको पहले भी सर्दी जुकाम हो रखा है तो आप उस मतलब सर्दी जुकाम से इम्यून हो गए हो, इसलिए आपको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लिखा है सो इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। अगर कोई मरा हुआ या कमज़ोर माइक्रोब्स अगर हमला करेगा आप पे, तो बॉडी को पहले से ही पता होगा और वो क्या करेगा, उनको मार देगा। ठीक है, और उसी हिसाब से एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस करेगा। एंटीबॉडीज जो है वो हमारे बॉडी में हमेशा रहते हैं। तो वैसे वैक्सीन में होता क्या है, वैक्सीन में डेड माइक्रोब्स होते हैं, वैक्सीन में डेड माइक्रोब्स होते हैं, मतलब कि मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या ऐसे कह सकते हो वो सो रहे होते हैं। जब मान लो पोलियो वगैरह, मान लो आपको पोलियो की बीमारी हुई और आपको बचपन में पहले से ही पोलियो का टीका लगा हुआ है, तो जैसे ही पोलियो की बीमारी होगी हमारे बॉडी तुरंत क्या करेगा, जग जाएगा। हमारे बॉडी उसी हिसाब से पोलियो से लड़ने के लिए क्या करेगा, पोलियो से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाएगा। तो वो जो हमने इंजेक्ट किया था ना बचपन में, हमारे शरीर में जो इंजेक्ट किया गया था, टीका लगाया गया था, वैक्सीन, वो उन उसमें जो माइक्रोब्स होंगे ना वो जिंदा हो जाएंगे, या ऐसे कह सकते हो वो जग जाएंगे। उसके बाद वो हमारे WBC के साथ मिलके लड़ेंगे और हमारे क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। तो लिखा है कि बहुत सारे डिजीज हैं जिनकी वजह से, वैक्सीनेशन की वजह से जिनको रोका गया है, जैसे कि कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ये जो सारे बीमारी हैं, स्मॉल पॉक्स, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, इन सब बीमारी को हम वैक्सीनेशन मतलब कि टीकाकरण के द्वारा क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं पहले से ही। अगर आप बच्चों को पहले से ही इन सब का टीका लग जाए तो इन फ्यूचर अगर कभी हो तो वो बच सकता है। एडवर्ड जेनर जो थे साइंटिस्ट, 1798 में उन्होंने वैक्सीन का स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन होता है, मतलब कि स्मॉल पॉक्स के लिए जो दवाई होती है, उन्होंने उसका डिस्कवर किया था वैक्सीन का। उसके बाद देखा है कई सारे, अब ये जो कहानी मैंने बताया बच्चों का वही सारे दिखा रहा है कि बहुत सारे हॉस्पिटल में, टीवी में एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर में वगैरह में देखा होगा कि बहुत सारे प्रोग्राम चले जाते हैं, जैसे पोलियो वगैरह की ड्रॉप लिखा है, पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रेन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। जो वो वैक्सीन जो बच्चों को पोलियो ड्रॉप जो दिया जाता है ना, वो एक्चुअली वैक्सीन होता है। तो वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में हम पहले ले लेते हैं बचपन में ही, जिसकी वजह से अगर हमें कभी फ्यूचर में उसकी बीमारी हो तो ताकि हमारे बॉडी क्या करे, लड़ सके, उससे इम्यून हो। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world। देखो पहले स्मॉल पॉक्स की वजह से बहुत सारे लोग, हजारों लोग, लाखों लोग मर गए थे, जिसकी वजह से एक कैंपेन चलाया गया जिसमें स्मॉल पॉक्स ना हो इसके लिए टीका वगैरह, वैक्सीन वगैरह दिया जाता है। ऐसे पोलियो भी ना हो उसके लिए भी पोलियो के वायरस मतलब पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है बच्चों को। तो वो हमारे मतलब हमको, ह्यूमंस को या कोई जानवरों अगर जिसको दिया जाता है, वो बहुत सारी बीमारियों से हमें क्या करता है, बचाता है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। देखो मैंने पहले भी पढ़ाया था कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कई सारे,
वो हमारे सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, मतलब उनकी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ाते हैं। वो क्या करते हैं, लिखा है सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, ये एक एल्गे का टाइप है ब्लू ग्रीन एल्गे। आप देखोगे बुक में तो समझ में आ जाएगा, आगे होगा ब्लू ग्रीन एल्गे। यहाँ पे आगे यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे अभी दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गे मतलब ये रहा, ये एक्चुअली ब्लू और ग्रीन थोड़ा बहुत दिखता है, इसीलिए इसका नाम लिखा है ब्लू ग्रीन एल्गे। लिखा है द नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गे। तो ये देख लें आप, अपनी अपने पास बुक होगा तो अच्छे से देख सकते हो। लिखा है ब्लू ग्रीन एल्गे आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर टू एनरिच सॉयल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। ये क्या करते हैं ना, जो हमारे एटमोसफियर में जो नाइट्रोजन है ना, इसको ये कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड नाइट्रोजन में। मतलब कि हमारी मिट्टी के लिए जो नाइट्रोजन है वो अलग होता है, और हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो अलग होता है। तो ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको मिट्टी के लायक बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और मिट्टी में डलने की वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ जाता है। इसीलिए इन माइक्रोब्स को क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। इनको क्या कहा जाता है, लिखा है दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। अभी इसमें पढ़ोगे आप नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, मैंने पहले भी बताया क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करते हैं। बहुत सारे वेस्ट होते हैं, जैसे कि प्लांट के वेस्ट हो गए, मतलब कि उनके पत्ते वगैरह, डाली वगैरह, वेजिटेबल्स पील हो गए, या फ्रूट हो गया जो किसी भी घर से या गार्डन वगैरह से अगर गिरा हो, तो ये सारे क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब कि सड़ जाते हैं। और इनको क्या करते हैं, इनसे हम मैन्योर भी बना सकते हैं, मतलब कि खाद। मैन्योर का मतलब खाद होता है, खाद भी बना सकते हैं। आप पहले चैप्टर में पढ़े हो मैन्योर क्या होता है। तो और सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ये सारा दिया गया है, इसमें कुछ है नहीं उतना, बस इतना दिया गया है कि हमारे एनवायरनमेंट को वो कैसे क्लीन करते हैं। मैंने पहले ही बता रखा हूँ कि वो डिकम्पोज कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और वो मिट्टी में मिला देते हैं उसे, ताकि हमारे जो एनवायरनमेंट वो क्लीन रहे। और उससे क्या होगा ना, खाद वगैरह अगर बन जा रहा है अपने आप ही डिकम्पोज होके, उससे हमारी जो मिट्टी है उसकी भी फर्टिलिटी बढ़ेगी। उसके बाद हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है, आपको नाम से पता चल रहा होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं या जिनकी वजह से हमें बीमारियां होते हैं, उनको हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल। कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इंसानों में, पेड़ों में और जानवरों में, सब में क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। उस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, पैथोजेंस कहा जाता है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी ह्यूमन बीइंग, किसी प्लांट या किसी एनिमल्स में क्या होता है, बीमारी फैलाते हैं, उस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस कहा जाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड। कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो खाने को स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल करने का मतलब है खराब कर देते हैं, सड़ा देते हैं। क्लॉथिंग, कपड़ों को भी, और लेदर को भी, मतलब कि लेदर के जो भी चीज़ें होते हैं उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कई सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उससे पहले एक है कि कई, या तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। मतलब कि पैथोजन किससे घुस सकता है, जो हवा हम सांस लेते हैं उससे, जो पानी हम पीते हैं उससे भी, या जो खाना हम खाते हैं उससे भी। मतलब वो किसी भी तरीके से हमारे शरीर में पैथोजन आ सकते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल। ये भी हो सकता है किसी जानवर की वजह से, मान लो किसी कुत्ते में कोई पैथोजन, मतलब कोई बैक्टीरिया होगा, उसको आपने छुआ और हाथ वाथ अच्छे से धोए नहीं, तो उसकी वजह से भी आप इन्फेक्ट हो सकते हो। या किसी इंसान को पहले से ही कोई बीमारी है और आपने उसको छुआ, आपके उसके साथ खाना खाया या कुछ भी किया, तो उससे भी क्या हो सकता है, इन्फेक्ट हो सकते हो।
तो जो माइक्रोबियल डिजीज़ है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैला हुआ डिजीज़ है, जो इन्फेक्ट होता है पर्सन टू पर्सन, एयर से, वाटर से या फिजिकल कांटेक्ट से, उस टाइप के डिजीज़ को कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। देखो, कम्युनिकेबल, कम्युनिकेशन से आया है ये वर्ड। कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत करना, संपर्क करना। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब ये वो बीमारी हैं जो फैल सकते हैं, मतलब कि छूने से, डायरेक्ट कांटेक्ट, हवा के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, या फिजिकल कांटेक्ट, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट जो बताया था मैंने, ये कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कि अभी मैंने बता रहा है कोरोना वायरस चल रहा है अभी, तो कोरोना वायरस भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। लिखा है एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीजेस इंक्लूडिंग कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकोलोसिस। देखो ये इसके एग्जाम्पल क्या दिया है, कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरकोलोसिस, जिसको टीबी कहते हैं, ये सारी बीमारी किसके एग्जाम्पल है, कम्युनिकेबल डिजीज है। देखो यहाँ पे लिखा व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, अगर कोई बंदा जिसको जुकाम हो रखा है, सर्दी जुकाम हो रखा है, अगर उसने छींक दिया, तो जो ड्रॉपलेट होते हैं, जो लिखा है फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर, जो उसमें जो पानी की बूंदें होती हैं वो क्या करते हैं, हवा में फैल जाते हैं, और उन हर ड्रॉपलेट में, हर कण में क्या होते हैं, वायरस भरे होते हैं। अगर हमने उस हवा को सांस लिया तो वो वायरस हमारे बॉडी में भी चले जाएंगे, मतलब कि एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में भी वो ब्रीथिंग के द्वारा जा सकते हैं, उससे कि वो हेल्दी पर्सन भी बीमार पड़ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। उसके बाद अब साइड में यहाँ पे देखो, राइट साइड में, देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कई सारे इंसेक्ट या कई सारे एनिमल ऐसे हैं जो क्या होते हैं सॉरी, कई क्या क्या होते हैं, वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के क्या बनते हैं, कैरियर बनते हैं। कैरियर का मतलब वो चीज जो उनको कुछ होगा नहीं लेकिन वो दूसरों तक वो फैला देता है। देखा, मान लो मैंने बताया था पहले, जैसे भेड़ों का एग्जांपल दिया था मैंने, भेड़ों के शरीर में एंथ्रेक्स की बीमारी, एंथ्रेक्स की बैक्टीरिया होती है, एंथ्रेक्स नाम का बैक्टीरिया होता है, लेकिन उनको कुछ नहीं होता। अगर जो भेड़ों के आसपास या भेड़ों के चारों तरफ जो आदमी या जो इंसान काम कर रहे होते हैं, उनको उनसे लग जाता है, मतलब कि एंथ्रेक्स की बैक्टीरिया उनके शरीर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको तो नुकसान नहीं पहुंचा लेकिन इंसानों को जरूर नुकसान पहुंचता है, फिर एंथ्रेक्स की बीमारी हो जाती है उन्हें। तो इस टाइप के जो इंसेक्ट हो गए या कोई एनिमल्स हो गया, इनको कैरियर्स भी कहते हैं, कैरियर्स, जो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। या जैसे फ्लाइज, यहाँ पे मक्खी वगैरह जो है वो कहीं गंदी चीज़ में बैठे होंगे, फिर वहां से उड़ के वो आपके खाने पे बैठेंगे, तो वो क्या करेंगे, वहां से कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह लेके आए और आपके खाने में छोड़ दिया, तो आप खाओगे तो आप तो बीमार पड़ोगे ही। या कोई वो मतलब खराब खाने पे बैठे होंगे पहले, फिर उसके बाद फिर जो अच्छे खाने पे अगर बैठ जाएंगे तो उसको भी खराब कर देंगे। इसीलिए खाना वगैरह चीज़ों को क्या करना चाहिए, ढक के रखना चाहिए अच्छे से, ठीक है। और जो खाना ढक के ना रखा हो उस खाने को खाना ही नहीं चाहिए। उसके बाद है एक एग्जाम्पल है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखोगे गौर से, फीमेल, एक मिनट थोड़ा आगे चला गया मैं, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। देखो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो मलेरिया या डेंगू फैलाने के काम आता है। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, उनके शरीर में क्या होता है, उनके शरीर में मलेरिया के पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, 7th में पढ़ाया, मतलब 7th में आप लोगों ने भी पढ़ रखे होंगे पूरे। मलेरिया के जो पैरासाइट होते हैं वो इस मॉस्किटो, मतलब इन मच्छरों में पहले से ही होता है, मतलब कि कहीं से भी आ जाता है। जब ये हमें काटते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, काटने के साथ साथ हमारे ऊपर मलेरिया के पैरासाइट छोड़ देते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से हमें डेंगू का, उसमें डेंगू का वायरस भी होते हैं, मतलब कि जो एक, हाँ एक और यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैं बता दूं, जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है उनके अंदर मलेरिया के पैरासाइट होते हैं, और जो फीमेल एडिस मॉस्किटो होता है उनके अंदर डेंगू के वायरस होते हैं। तो अगर ये दो टाइप के अगर मच्छर आपको काटेंगे तो पॉसिबल है कि आपको मलेरिया हो जाए या तो डेंगू हो जाए।
और ये अगर हो गया तो पॉसिबल ये भी है कि आपकी जान भी जा सकती है। तो संभल के ज़्यादा, जहाँ पे मच्छर हो वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। और मच्छर कहाँ पे ज़्यादा बढ़ते हैं, लिखा ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, पानी में बढ़ते हैं। इसीलिए कहीं पे भी अगर पानी वानी भर रहा हो, जैसे कूलर में, टायर में, कोई फ्लावर पॉट है, वहाँ पे अगर पानी भर रहा हो फालतू में, या घर का पानी हो या बारिश का पानी हो, तो उसको भरा मत रखने दो, उनको खाली रखा करो। अगर वो भरे रहेंगे तो उसमें वो मच्छर होंगे, मच्छर होने की वजह से पॉसिबल है कि आपको डेंगू और मलेरिया हो सकता है उनके काटने की वजह से। उसके बाद देखो ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारे डिजीज हैं, डिजीज के बारे में दिया गया है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलता है, और ये दिया गया है कि उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे वगैरह वगैरह। ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी कहते हैं, टीबी बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। और कैसे फैलता है? हवा की मदद से। जो मीजल्स होता है वो भी वायरस की वजह से फैलता है, वो एयर की वजह से ही फैलता है, मतलब एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से। फिर क्या है? चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स वायरस की वजह से होता है। वो दोनों एयर और कांटेक्ट, मतलब हवा की मदद से भी या छूने की मदद से भी चिकन पॉक्स फैलता है। जो पोलियो है वो वायरस की वजह से होता है, मतलब कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो वायरस होता है, मतलब इसीलिए उसको पोलियो वायरस कहते हैं। वो फैलता है एयर की मदद से या तो वाटर की मदद से। कोलेरा जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, मतलब कि वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। कैसे होता है? वाटर की मदद से, या कोई खाना अगर आपने अगर खराब स्पॉइल फूड खा लिया तो उसकी वजह से होता है। उसके बाद टाइफॉइड देख रहे हो, टाइफॉइड, टाइफॉइड किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। और यहाँ पे जो मोड है वो भी वाटर है, मतलब कि पानी की मदद से ये फैलता है। हेपेटाइटिस बी जो है वो वायरस की वजह से होता है और ये भी पानी की वजह से फैलता है। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ, जो मॉस्किटो मैंने बोला ना, मॉस्किटो की मदद से फैलता है, और उसमें जो मेनली जो होता है वो प्रोटोजोआ होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो आगे, एक डिजीज कॉजिंग माइक्रो एनिमल, एनिमल में कौन सा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो देखो यहाँ पे लिखा है। रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच ने 1876 में एक बैक्टीरिया का डिस्कवर किया, एक बैक्टीरिया का डिस्कवर किया जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रासिस, बैसिलस एंथ्रासिस, जिसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? एंथ्रैक्स की बीमारी। इसको मैं बता रहा था अच्छे से। ये एंथ्रैक्स की बीमारी किसकी वजह से होती है? कौन से बैक्टीरिया की वजह से? बैसिलस एंथ्रासिस की वजह से। ठीक है, और इसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट कोच ने 1876 में इस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। तो ये जो लिखा है, फॉर एग्जाम्पल एंथ्रैक्स इज डेंजरियस ह्यूमन टू ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम फूड एंड, सॉरी ये थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ पे लिखा होगा फूड एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज, सॉरी सॉरी नहीं, ठीक है ठीक है। जो जो कैटल होते हैं ना, कैटल के पैरों पे, फूट पे, और उनके जो माउथ होता है, मुंह पे, वो क्या होता है, उनके यहाँ पे वायरस की वजह से बीमारी फैल जाती है। ठीक है, ये हमारे इंसानों में भी होता है ये चीज़। उनके मुंह या पैरों पे क्या होता है, मतलब वो क्या होता है, बिल्कुल रैसेस टाइप आ जाते हैं वगैरह वगैरह। उसमें डिजीज कॉजिंग माइक्रो इन प्लांट्स, प्लांट में कैसे होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किन की वजह से? तो बहुत सारे प्लांट है, वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, बहुत सारे प्लांट है जिनमें देखोगे आप यहाँ पे, ये जो सिट्रस कैंकर है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है और एयर से फैलता है। यहाँ पे देखो पीलापन हो जाना, यहाँ पे भी पीलापन दिखा रहा है। ये जो एलोवेनिन मॉसिक ऑफ भिंडी, ओकरा, जिसको भिंडी या इंग्लिश में ओकरा कहते हैं, उसमें जो वायरस अगर इंसेक्ट कर दे ना, वो कौन करता है? इंसेक्ट करता है, मतलब कीड़े वगैरह लग जाते हैं जिसकी वजह, और उन कीड़ों में वायरस होता है जिसकी वजह से ये पीला पड़ जाता है। ठीक है, इसके फल वगैरह। तो ये भी प्लांट में जो जो होता है। एक टॉपिक है फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग मतलब आपको पता होगा कि आपने कुछ खा लिया ऐसा वैसा जिसकी वजह से आपका पेट खराब हो गया, और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या कहता है कि इसको फूड पॉइजनिंग हुआ है, और वो फूड पॉइजनिंग की दवाई देता है आपको। तो ये फूड पॉइजनिंग एक्चुअली क्या है? अगर जब आप स्पॉयल फूड, मतलब कि खराब खाना खाते हो, उससे क्या होता है? फूड पॉइजनिंग होता है। तो यहाँ पे फूड प्रिजर्वेशन, देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर फूड पॉइजनिंग ना हो, ना मतलब नहीं होना चाहते, तो फूड को, खाने को प्रिजर्व करके,
मतलब कि संचित करके बचा के कैसे, ताकि वो खराब ना हो, उसके लिए अलग अलग मेथड है। होता ये है कि वो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो बढ़ जाते हैं, फंगस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, या एयर की कांटेक्ट में आने की वजह से भी फूड क्या होता है, स्पॉइल हो जाता है। तो उसमें केमिकल रिएक्शन भी होता है बहुत सारे। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, देखो कौन कौन से होते हैं ये देखो। सबसे पहला है कैसे हम बचा सकते हैं, केमिकल मेथड। कई सारे खाने को क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है। प्रिजर्वेटिव का मतलब वो चीज़ जिसको डालने से आपका खाना खराब ना हो। कुछ केमिकल होते हैं, लिखा है salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms, therefore they are called preservatives। ये जो सॉल्ट और एडिबल ऑयल वगैरह है जो या कुछ कुछ कॉमन केमिकल्स और भी हैं, ऐसी बात है, इसमें पूरे नाम नहीं दिए हैं, बहुत सारे हैं वैसे। इनको क्या करते हैं, ये डाला जाता है ताकि उनके अंदर का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, खाने के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तो हर जगह हैं, उनकी ग्रोथ ना बढ़े। अगर उनकी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी तो खाना ठीक रहेगा, अगर बढ़ गया तो खराब हो जाएगा। तो उन सारी चीज़ों को प्रिजर्वेटिव कहते हैं। तो हम सॉल्ट भी डालते हैं, एसिड भी डालते हैं। जैसे अचार वगैरह में क्या होता है, नमक और एसिड वगैरह डाला जाता है। एसिड किससे आया, नींबू वगैरह से आया, या नमक तो डलता ही है, जिससे कि वो अचार वगैरह या जो पिकल्स कहते हैं वो खराब ना हो, लंबे टाइम तक चले। सोडियम बेंजोएट एक नाम है यहाँ पे केमिकल का, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट। ये जो है ये कॉमन प्रिजर्वेटिव का नाम है, ये केमिकल नाम है। एक है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फेट, ये क्या है, कॉमन प्रिजर्वेटिव का एग्जाम्पल है। These are also used in the jam and squashes to check their spoilage। आप जैम वगैरह देखे होंगे, केचप वगैरह, उसमें वो मीठे इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें शुगर वगैरह डाला जाता है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पढ़ोगे अभी अच्छे से, प्रिजर्वेशन बाय शुगर में। यहाँ देखो प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, कई सारी चीज़ें हैं, फिश वगैरह या मीट वगैरह है, उनको प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट मतलब कि नमक डाला जाता है। किसमें, ड्राई सॉल्ट, सूखा हुआ नमक डाला जाता है, उनको कवर कर दिया जाता है ताकि उनके अंदर के जो बैक्टीरिया है वो बढ़े नहीं। और उसको सॉल्टिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। देखा, सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टामारिंड। आंवला वगैरह, कच्चे आम या टमारिंड जिसको इमली कहते हैं, ये सब को प्रिजर्व करने के लिए भी नमक का इस्तेमाल करते हैं। शुगर का भी इस्तेमाल करा जाता है, चीनी का। जैम, जेली, स्क्वैशेस, इन सब को क्या करते हैं, ये जैम वगैरह इसीलिए इतने मीठे होते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक बचे रहे, ठीक है। इनमें शुगर ऐड किया जाता है ज़्यादा, इसीलिए। कई सारे खाना जैसे ऑयल और विनेगर से भी कर सकते हैं। जैसे वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट, इन सब को प्रिजर्व करने के लिए क्या होता है, ऑयल या विनेगर वगैरह डाला जाता है। हाँ, कई सारे ऐसे खाने हैं जिनको कई सारे खाना है जिनको गर्म करा जाता है, कई सारे खाना उनको ठंडा भी करा जाता है ताकि वो बचे रहें। तो हीट का क्या होगा कि आपने देखा होगा, दूध को पहले क्या करते हैं, लंबे टाइम तक चलाने के लिए दूध को पहले लाके उबाला जाता है, बॉईल किया जाता है ताकि उसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाए। तो एक यहाँ पे एक टॉपिक आता है, पेस्चुराइजेशन। यहाँ पे एक टॉपिक आता है पेस्चुराइजेशन, लिखा है पेस्चुराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। अगर पेस्चुराइज कोई मिल्क है तो उसको अगर आप बॉयल भी नहीं करोगे, मतलब कि उसको उबालोगे नहीं, तब भी आप उसको खा सकते हो। होता यह है कि द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। पहले उसको 70 डिग्री सेल्सियस में 15 से 30 सेकंड तक गर्म करा जाता है, फिर तुरंत ही उसको ठंडा किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो स्टेट होता है, मतलब उसकी जो स्थिति होती है ना, वो वैसी की वैसी रहती है, जिसकी वजह से उसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ नहीं होती। और ये जो प्रोसेस है इसको भी लुइस पैस्चर ने डिस्कवर किया था, और इस प्रोसेस का नाम है पेस्चुराइजेशन। उसके बाद है स्टोरेज एंड पैकिंग। देखो, स्टोरेज और पैकिंग ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लो आपने कई सारी चीज़ें, जो टिन कैन वगैरह या सील्ड एयर टाइट पैकेट, इन सब में खाने को क्या करते हैं, बंद रखते हैं। आप कोई भी सामान लोगे
तो वो सारे पैक्ड होते हैं, पिन्नी में पैक्ड होते हैं, सील्ड होते हैं बिल्कुल। या कैन वाले जो चीज़ें होंगी जिनमें, या आप अल्कोहल वगैरह ही ले लो या आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लो, वो बिल्कुल सील्ड पैक होते हैं, एयर टाइट होते हैं बिल्कुल, क्योंकि उनमें कोई एयर वगैरह पास ना हो सके। अगर नहीं होगा पास तो वो क्या होगा, स्पॉयल नहीं होगा, खराब नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आखिरी टॉपिक आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, पल्सेस लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब क्या होता है, पल्सेस वाले दाल वाले जो प्लांट होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम रहता है। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया उनके जड़ों में रहता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अच्छे से नाइट्रोजन साइकिल क्या है। देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में करीब 70-80% नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस हमारे जिंदगी मतलब हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो प्रोटीन का भी पार्ट है, क्लोरोफिल का भी पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड का भी और विटामिन का भी। तो अगर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई या कम हो गई तो हमारे लिए मुसीबत आ जाएगी। कहने का मतलब, अगर उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ गई तो भी नुकसान है, अगर कम हो गई तो भी नुकसान है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करके रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं, उसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। अब गौर से देखना, ये जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके बुक का एक लास्ट चैप्टर है, मे बी 15 या 16 चैप्टर, उसमें भी ये दोबारा पढ़ोगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, लेकिन इसमें है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पेपर में नाइट्रोजन साइकिल आ जाता है। सबसे पहले देखो क्या है बेसिकली, सबसे पहले जमीन से शुरू करता हूं मैं, नीचे से। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। सॉइल में जो नाइट्रोजन होता है ना, उसके बारे में सबसे पहले देखो। आपको पता है पेड़ों को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस की जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपटेक बाय प्लांट, मतलब कि प्लांट ने इस नाइट्रोजन को लिया, उसके बाद उसको किसी एनिमल्स ने खा लिया। एनिमल्स भी खा सकता है और ह्यूमन बींग्स भी खा सकता है। उसके बाद वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रिएशन एंड डेथ, मरने की वजह से या एक्सक्रिएशन की वजह से, मतलब कि मल त्याग करने की वजह से भी, वो उसने कहाँ छोड़ेगा, मिट्टी पे ही तो छोड़ेगा ना। तो वो अपने आप कैसे भी जाके मिट्टी में मिल गया, तो वो दोबारा रिटर्न आ गया वहीं पे। एक और चीज यहाँ पे देखो, ये एरो देखो, यहाँ पे ये एरो यहाँ इसकी तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ लिखा है बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। जो मिट्टी में जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है ना, उसको कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं एनवायरनमेंट में, तो क्या करते हैं गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि ईस्ट, ईस्ट क्या करता है, बैक कंपाउंड नाइट्रोजन को गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो वो क्या हुआ, वो नाइट्रोजन ऊपर चला गया, वो एटमॉस्फेयर में मिल गया, तो वो हो गया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। उसके बाद यहाँ पे दो तरीके से वो वापस जमीन में आ रहा है। कैसे, सबसे पहला है लाइटनिंग। लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन। क्या करता है ये, जब बिजली कड़कती है तो उसके साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी जमीन तक पहुंच जाता है। बिजली कड़कती है तो उसको अर्थिंग चाहिए होता है, इसीलिए वो जमीन पर टच करता है, तो उसके साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी आ जाता है, जिसकी वजह से वो दोबारा एटमॉस्फेयर से कंपाउंड नाइट्रोजन में बदल गया। या कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ये वाले बैक्टीरिया थे, यहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो उल्टा, जैसे कि एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को क्या करेंगे, कंपाउंड नाइट्रोजन में बदल देंगे। जिसका एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक, क्या लिखा है, ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, लिखा है बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, मतलब कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजनियस कंपाउंड में बदल देता है, मतलब कि मिट्टी में मिट्टी के रूप में बदल देता है। तो यहाँ पे मैंने ईस्ट का एग्जांपल दिया था। ईस्ट क्या करता है, सॉइल के जो नाइट्रोजन है, मिट्टी का जो नाइट्रोजन है, उसको एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन में बदलता है। और ये ब्लू ग्रीन एल्गे क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के नाइट्रोजन में बदलता है, जिससे कि ये साइकिल चलता रहता है, ये बैलेंस बना हुआ है, इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता रहता है। इसको नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे कुछ नहीं है, कीवर्ड वगैरह है, व्हाट यू हैव लर्नड है, ये थोड़ा बहुत
टॉपिक है, समरी है, इनको देख लेना। उसके बाद ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं। एंटीबायोटिक मैंने कहा था, एंटीबायोटिक क्या है, जैसे कि यहाँ पे होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका आंसर होगा। ईस्ट किसके प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल के प्रोडक्शन में। मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ कौन से होते हैं, मलेरिया होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की वजह से होता है। फिर कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज का कॉमन कैरियर क्या है, सबसे पहला है हाउस फ्लाई। ये जो मक्खी होती है ना, मक्खी होती है सबसे ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज में, वो कहीं पे भी बैठती हैं, फिर उसको आगे हम तुम्हारे खाने में बैठेंगी तो खराब कर देंगी। इडली या ब्रेड वगैरह बनाने में क्या होता है, ये रहा ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, ये होगा आंसर। तो ये सब देख लेना। ये है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, ये होता है फर्मेंटेशन। तो ये सब देख लेना। लेकिन यहाँ पे ये जो मेन है क्वेश्चन आंसर, ये देखो, ये क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है 5 से लेकर 9 तक। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल, write 10 line of usefulness of microorganism in our lives, write short paragraph on the harmful caused by microorganism, what are antibiotics, what precaution must be taken while taking antibiotics। कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स क्या है और एंटीबायोटिक्स लेने के टाइम पे कौन कौन से सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आपको पहले भी एक वीडियो डाला गया है जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह बताया गया है, ठीक है, तो उसको देख लेना, उसमें क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं भी क्या करूँगा, इन क्वेश्चन आंसरों को और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी मैं भी एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा उसमें। तो उसमें पहले इसमें चैप्टर को समझ लो पहला, उसके बाद आप लोग उसको पढ़ना। तो आई होप कि यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप अच्छे से पढ़ लेना इसको, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो ठीक है बेटा, टेक केयर।